एपोप्टोसिस के 6th क्लास में हम लोग अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेंस में किस तरह से एपोप्टोसिस हो रहा है और उसका क्या मॉलिक्यूलर होमोलॉजी है मैमेलियन न्यूरॉन्स और मैमेलियन लिम्फोसाइट के साथ, उसको देख रहे हैं। अब हम लोग कुछ केस स्टडी आज देखेंगे तो एपोप्टोसिस के टॉपिक में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं एपोप्टोसिस भी लिख दे रहा हूँ, एपोप्टोसिस। और ये एपोप्टोसिस हम लोग किसमें देख रहे हैं? सी एलिगेंस, mammalian neurons and mammalian lymphocytes में। इन तीनों में हम लोग कंपैरेटिवली एक स्टडी कर रहे हैं। अब कुछ केस स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं और केस स्टडी के आधार पर क्वेश्चन आंसर विकसित होगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वो यह है कि क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन CD9 in C elegans is replaced by mammalian BCL2। इसमें ये मानते हुए चलेंगे हम लोग कि ये प्रोटीन कहीं भी यूज होगा तो काम करेगा। पहला चीज ये मान लेंगे, ये नहीं समझेंगे कि वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल, जो काम है वो काम वो करेगा। तो इसका आंसर है कि सेल एपोप्टोसिस बन जाएगा। कारण जो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी है वह यो शो करता है कि जो CD9 काम करता है वही BCL2 काम भी करता है, और इसीलिए ये सेल जो है, अरे एपोप्टोसिस नहीं होगा। हाँ, हम भी एपोप्टोसिस लिख रहे हैं। सेल डज नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो एपोप्टोसिस इनहिबिटर्स हैं, सो प्रिवेंट्स एपोप्टोसिस। सेल को मरने नहीं देगा CD9 और BCL2। इस तरह की तुलनात्मक अध्ययन जब भी होगी तो आप ये तभी आंसर कर सकते हैं जब आप कंपैरेटिव चार्ट में देखते हैं कि कौन प्रोटीन किसका मॉलिक्यूलर होमोलॉजी शो करता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने दे रखा है। अब एक ये होता है डेवलपमेंटल क्यूज फॉर एपोप्टोसिस। डेवलपमेंटल क्यूज फॉर एपोप्टोसिस जब बात होती है तो कौन कौन से ऐसे सिग्नल होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है कि भाई काम होना चाहिए। एक आप देखोगे, आगे इसको पढ़ाएंगे भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, BMP4 जो है ये फिंगर फॉर्मेशन जो हमारा होता है, फिंगर फॉर्मेशन, उसमें पार्टिसिपेट करता है ये BMP4। ये जब भी निकलेगा तो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। जैसे हम लोग का हाथ है ना, वो हाथ इस तरह से रहता है, डेवलपमेंट का समय जो रहता है तो हमारा हाथ इस प्रकार से रहता है पूरी तरीके से, और यहाँ पर बोन्स होते हैं, फिर यहाँ बोन होता है, इस तरह से यहाँ बोन होता है। ऐसे बोन्स होते हैं जो उंगली को बनाता है, ठीक है। फिर ये बोन्स आपस में जो इंटरकनेक्टेड है वो होता है। अब इसमें उंगली बनना चाहिए, उंगली ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए और ऐसे बनना चाहिए, यही। तो बीच का जो जगह होता है, ये बीच का जगह जो है, ये जगह जो है जिसको मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको कुछ दूसरा कलर्स कर रहा हूँ। ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ से गायब होना चाहिए। ये जगह यहाँ से गायब होना चाहिए। हम लोग सब लोग अपना उंगली देखते हों तो रिजल्ट क्या होता है, जब ये जगह यहाँ से
गायब हो जाता है तो जो अंगुली है वो जो हमारी हाथ की अंगुलियां हैं वो एक प्रॉपर तरीके से विकसित हो जाती है। एक अंगुली, दो अंगुली, तीन अंगुली, और इस तरह से ये हमारी अंगुलियां इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम मत देखिएगा कि सर कोई चिपटा हो गया, कोई कोनिकल हो गया है। तो ये जो बीच की जगह, ये जो बीच का जगह, ये कहाँ गया? ये एपोप्टोसिस में चला गया, और इसीलिए सभी अंगुलियों के बीच में जगह होता है। उसको सिग्नल को कौन प्रमोट करता है? BMP4। दूसरा इस तरह का सिग्नल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये हार्मोन है, और ये भी कुछ सर्टेन जगह पर एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है लॉस ऑफ अधेशन टू अ मैट्रिक्स। हम सब लोग जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यह सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप सबको पढ़ा चुके हैं ACM। यह दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, सेल सेल कम्युनिकेशन। कई बार अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ी देखा जाए तो एपोप्टोसिस प्रमोट होता है। ये सभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दरमियान में ये सारे काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, loss of function mutations are observed in caspase 9 और caspase 3 genes। एक सवाल हो गया, एपोप्टोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि caspase 3 या caspase 9 जो है ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। तो एपोप्टोसिस नहीं होगा अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब इसका कारण क्या होगा कि मान लो ये तो न्यूरॉन्स में होता है, तो न्यूरॉन्स में क्या होगा? सेल का ओवर ग्रोथ होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स इन नर्वस सिस्टम, जरूरत से ज्यादा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक सेल की अपनी एक उम्र होती है, और उसके बाद उसके जगह पर एक नया फ्रेश सेल आता है। ये प्रकृति का नियम है कि पुराना सेल एपोप्टोसिस में जाएगा, उसके जगह पर नया सेल उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? ओवर क्राउडेड होना शुरू हो जाएगा। अब साहब ये तो एकदम ओवर क्राउडेड हो गया, सेल पर सेल, सेल पर सेल, सेल पर सेल, इतना सारा सेल्स एक दूसरे पर जमा हो जाएगा, वो एक ट्यूमर के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना, ये एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरह हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग एक आध सवाल और उठाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन mice homozygous for targeted deletion of EPOF1 gene। ठीक है, EPOF का फुल फॉर्म होता है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। मतलब वही है कि ये प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिव एक्टिविटी को बढ़ाता है जो एपोप्टोसिस करता है। अगर चूहों में mice homozygous for targeted deletion of EPOF1 gene,
अगर होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि दोनों जीन्स जो है वो एक समान हो जाए। और एपफ किसका काम का करता है, तो हमेशा हम जानते हैं कि एपफ जो है वो एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है कैस्पेस 9 को, कैस्पेस 9 को, और ये करता है कैस्पेस 3 को, और फिर फर्दर क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। यही कहानी है, पिक्चर तो यही हमारा है। वही कह रहा है कि अगर ये माइस होमोजाइगस हो तो फिर क्या होगा। तो अगर एपफ1 जीन एक्टिवेट रहता है तो वो प्रमोट करेगा, इंड्यूस करेगा कैस्पेस 9 को, फिर कैस्पेस 3 को, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि एबनॉर्मलिटी जो है वह वहां पर ग्रोथ में दिखेगा। और ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होगा कि ब्रेन पर उसका खराब असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर माइस होमोजाइगस फॉर टारगेटेड डिलीशन ऑफ, अगर डिलीशन हो जाए तो ये एक्टिवेट नहीं करेगा कैस्पेस को, ना कैस्पेस 3 एक्टिवेटेड होगा, ना एपोप्टोसिस होगा, तो फिर वहां पर क्या होगा, ओवर ग्रोथ होगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो आप पूरे स्टोरी लाइन में काम करें, जैसे स्टोरी टॉकिंग होता है ना, जैसे हम कहानी की तरह बात करते हैं, ठीक उसी कहानी की तरह आपको बात करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, वह ये है कि आपको इन सभी सेल से बात करनी हो, इन सभी प्रोटीन्स के साथ बात करनी चाहिए। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा काम। देखो, हमसे कोई पूछता है कैस्पेस 9 क्या है, तो हम पूछेंगे कैस्पेस 9 क्या है, क्या है तुम्हारा काम, तुमको कौन एक्टिवेट करता है, तुम किसको एक्टिवेट करते हो। ये अगर स्टोरी लाइन आप बना लेते हैं फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती।